नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश कुमारी टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 की अध्यापिका हूँ। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ एक कहानी यह भी के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को मनु भंडारी द्वारा रचित किया है। पाठ पढ़ने से पहले हमें लेखक का परिचय यानी जीवन परिचय भी जान लेना चाहिए। जीवन परिचय इस प्रकार है कि मनु भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। उनका जन्म 3 अप्रैल 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ। उनकी स्नातक शिक्षा अजमेर यानी राजस्थान में है वो, वहाँ हुई। बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया तथा दिल्ली के मिराडा हाउस कॉलेज में अध्यापन किया। अवकाश प्राप्ति के बाद अब वे स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार राजेंद्र यादव उनके पति हैं। अब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार है कि मनु जी की प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब में हार गई। एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये सब इनकी कहानियां हैं। उपन्यास है आपका बंटी, महाभोज। इसके अतिरिक्त उन्होंने फिल्मों तथा टीवी धारावाहिकों के लिए भी लिखा है। इन्हें अनेक पुरस्कार मिले। जैसे कहा जाता है कि मनु भंडारी को हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान प्राप्त हो चुका है। अन्य पुरस्कारों में कुछ प्रमुख हैं, जैसे भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार। इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब है साहित्यिक विशेषताएं। मनु भंडारी की कहानियां एवं उपन्यासों में नारी जीवन की समस्याओं एवं स्त्री मन की सहज अनुभूतियों के साथ ही सामाजिक राजनीतिक परिवेश का चित्रण हुआ है। उन्होंने समाज में प्रचलित सड़ी गली परंपराओं के प्रति विद्रोह का स्वर व्यक्त किया है। वो जो समाज में देखती थी वही लिखती थी और वो उन परंपराओं का विरोध करती थी जो समाज के विरुद्ध थी। तो विघटित परिवारों में बालकों की समस्या को मार्मिक रूप में उभारा है। एक ओर उन्होंने कला को जीवन के लिए प्रतिपादित किया है, तो दूसरी ओर राजनीतिक हथकंडों एवं भ्रष्ट तरीकों पर प्रखर व्यंग्य किया है। विशेष रूप में भारतीय नारी के जीवन की विषमताओं विवशताओं का बड़ी बखूबी से चित्रण किया है। इस प्रकार उनका साहित्य मानवीय संवेदना, विद्रोह एवं स्वतंत्र चिंतनशीलता से समन्वित है। अब इनकी भाषा शैली के बारे में हम पढ़ेंगे कि मनु भंडारी की भाषा और शिल्प सादगी एवं सहजता से ओतप्रोत है। इनकी भाषा जनता के करीब की भाषा है। उन्हें पढ़कर प्रतीत होता है कि मानो हमारी कोई सखी अपने जीते जागते और भोगे हुए अनुभवों की पीड़ा व्यक्त कर रही हैं। वे नगरों महानगरों में प्रचलित शब्दों का खुलकर प्रयोग करती हैं। शैली की दृष्टि से उनका लेखन वर्णनात्मक, विवचनात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक एवं व्यंग्यात्मक आदि सभी से सम्मिलित है। नारी असीमता एवं मध्यवर्गीय बोध उनकी कहानियों में प्रमुख दिखाई देता है। इस तरह आपने इनका जीवन परिचय जान लिया। अब हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे, यानी पाठ के बारे में पढ़ने से पहले ये जान लें
कि यह पाठ एक संस्मरण है। मनु भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी नामक संस्मरण का सार अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे। एक कहानी यह भी शीर्षक पाठ आत्मकथात्मक शैली में रचित है। इस पुस्तक में लेखिका मनु भंडारी ने अपने लेखकीय जीवन की कहानी उतार दी है। यह उनकी आत्मकथा तो नहीं है, लेकिन इसमें उनके भावात्मक और सांसारिक जीवन के उन पहलुओं पर भरपूर प्रकाश पड़ता है जो उनकी रचना यात्रा में निर्णायक रहे। इसके संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन में से जुड़े हैं। संकलित अंश में मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 46-47 की आज़ादी की आंधी ने मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। इस पाठ में आप ये पढ़ेंगे कि मनु भंडारी जी ने कि किस तरह सामना किया और भाषणबाजी कर अपना नाम कमा सकी। अब आप एक कहानी यह भी का पाठ का सार समझेंगे कि लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ, परंतु उसे जो घर याद है वह है अजमेर की ब्रह्मपुरी मोहल्ले का 2 मंजिला मकान। उस मकान की ऊपरी मंजिल पर लेखिका के पिताजी या तो कुछ पढ़ते रहते या डिक्टेशन देते रहते। नीचे लेखिका, उसके भाई बहन और माँ रहती थी। माँ अनपढ़ थी, परंतु बच्चों की इच्छा और पति की आज्ञा का पालन करने में जुटी रहती थी। पिता अजमेर से पहले इंदौर में रहते थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा व मान सम्मान था। वे कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधारक के कामों में जुड़े रहते थे। यहाँ उनके पिता के बारे में बताया गया है कि वो कैसे स्वभाव के थे। वे बहुत कोमल, उदार, संवेदनशील किंतु क्रोधी व अहंकारी भी थे। तो पिता की आर्थिक स्थिति कुछ बिगड़ती चली गई। कहा जाता है कि उनके अपनों ने उन्हें धोखा दिया, विश्वासघात किया। पिता इंदौर छोड़कर अजमेर आ गए। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश के अधूरे काम को पूरा किया, परंतु उनसे उन्हें यश ही मिला, पैसा नहीं मिला। और आपको पता है कि जीवन में हमें अपना जीवन चलाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। आर्थिक परेशानी ने उनके गुणों को निचोड़ कर रख दिया। उनका अहम और आर्थिक नुकीला होता गया। अपनी परेशानियां वो बच्चों को नहीं बताते थे। नवाबी आदतें, अधूरी इच्छाएं और महत्वहीन होते जाने से उनका क्रोध जो था वो बढ़ता गया। तो उनका क्रोध बच्चों पर और पत्नी पर निकलता था। लेखिका जानना चाहती थी कि पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उसके व्यक्तित्व में समा गई हैं। बचपन में लेखिका मरियल, काली और दुबली थी। उससे 2 साल बड़ी बहन खूब गोरी और स्वस्थ थी,
प्राय पिताजी बड़ी बहन की प्रशंसा किया करते थे। इससे उनके मन में हीन भावना बैठ गई। अतः आज भी जब उन्हें कोई सम्मान या उपलब्धि मिलती है तो उसे विश्वास नहीं होता है कि मैंने ही ये सब काम किया है, लिखा है। तो कहा जाता है बचपन में ऐसे बच्चों को हीन भावना का शिकार नहीं बनाना चाहिए। जो वो चाहता है वो उसे करने देना चाहिए। लेखिका की टक्कर की बात हुई जब उनकी बहन का विवाह हो गया। तब उनके पिताजी ने उन्हें स्थान दिया, राजनीतिक भागों में भाग लेने के लिए कहा, बहसों में बैठने के लिए कहा और उन्हें तब अच्छा लगा। इसलिए सब भाई बहनों का लगाव उनकी माँ से ज़्यादा था, क्योंकि उनकी माँ बच्चों की और पति की सबकी इच्छाएं पूरी करती थी। पास पड़ोस का जीवन के बारे में यह है कि लेखिका अपने में 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ बचपन के सारे खेल खेले उन्होंने। भाइयों के साथ गुल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, मांझा, सुतना आदि भी करती रहीं। परंतु उनकी सीमा होती थी अपना घर। इन दिनों घर का मतलब पूरा मोहल्ला होता था। कुछ घर तो परिवार के हिस्से ही माने जाते थे। लेखिका सोचती हैं कि उन दिनों की तुलना में आज महानगरों के फ्लैटों का जीवन कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित है। लेखिका की सभी कहानियाँ के पात्र इसी मोहल्ले से हैं। यहाँ तक कि दा साहब भी मौका मिलते ही महाभोज नामक उपन्यास में प्रकट हो गए। तब लेखिका को एहसास हुआ कि बचपन की यादें कितनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में बदलाव किया। अब वो राजनीतिक वातावरण का अनुभव करने लगी। जब उनके पिताजी उन्हें पूछने लगे, जब उनकी बहन का विवाह हो गया, तब पिताजी ने उस पर ध्यान देना शुरू किया। वे मानते थे कि रसोई में रहने से प्रतिभा और क्षमता नष्ट हो जाती है। इसे उन्होंने भटियार खाना कहा कि केवल लड़की को रसोई के काम ही नहीं करने चाहिए, उसे अपना स्थान बनाना चाहिए। अतः लेखिका को अपने पास बैठा कर राजनीतिक बहसों में शामिल करने लगे। घर में आए दिन राजनीतिक दलों के जमावड़े होते थे। पिताजी चाहते थे कि वे देश में हो रहे आंदोलनों के बारे में भी जाने। लेखिका की क्रांतिकारियों एवं देशभक्त शहीदों के बलिदान काफ़ी रोमांचित करते थे। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज में प्रवेश लिया। जब उन्होंने एडमिशन लिया, वो पढ़ने लगी। वहाँ उनकी मुलाकात प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुई। शीला अग्रवाल से संपर्क हुआ उनका, तो उन्होंने चुनी हुई किताबें देकर साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। उन्होंने कुछ किताबें दी और कहा कि तुम इन्हें पढ़ो क्योंकि तुम्हारी इसमें रुचि है। 2 साल के अंदर शरदचंद्र, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अगय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा आदि की पुस्तकें पढ़ी। जब इन्होंने पढ़ी तो इनकी रुचि साहित्य की ओर बढ़ गई। फिर इन्होंने सन 1946 और 47 में जब प्रभात फेरियां सब ओर निकल रही थीं, जुलूस, हड़तालें, भाषण आदि चल रहे थे, लेखिका भी शीला अग्रवाल के प्रभाव से पूरे जोश शोर से आंदोलनों में हिस्सा लेने लगी। पिताजी घर से बाहर मेरे ये कार्यकलाप सहन नहीं कर पा रहे थे। इस कारण उनसे प्राय टक्कर हो जाती थी। उनकी सारी
वर्जनाएं ध्वस्त हो चुकी थी। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल ने बुलाया और लेखिका की शिकायत की कि तो वहाँ जब उनके पिताजी को पता चला कि मेरी बेटी ने स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया है, तो यह सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई। वो गुस्से से गए थे, लेकिन जब वहाँ उन्हें पता चला कि कॉलेज की लड़कियों में मेरा रौब चलता है, यानी लेखिका का, तो उस समय आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के कारण देश भर में हड़तालें चल रही थी। अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग शाम को बाजार के चौराहे पर एकत्र हुआ। उसमें लेखिका ने जोशीला भाषण दिया। पिताजी के एक दकियानुसी मित्र ने उन्हें भड़काया, परंतु शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति डॉक्टर अंबालाल ने लेखिका की खूब प्रशंसा की। इससे पिताजी के चेहरे पर गर्व छा गया। जब उनके दोस्त ने भड़काया कि देखो, लड़कियों को इस तरह भाषण नहीं देना चाहिए पूरे बाजार के सामने, क्या कर रही है तुम्हारी बेटी, तो उनके पिताजी उनकी बातों में आ गए। लेकिन जब दूसरे व्यक्ति जो डॉक्टर अंबालाल थे, उन्होंने उनकी तारीफ की तो बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी भी बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रही है। उन्हें बहुत खुशी हुई। उसके बाद मई 1947 में शीला अग्रवाल को लड़कियों को भड़काने के आरोप में कॉलेज से नोटिस दिया गया कि तुम लड़कियों को भड़का रही हो, इस तरह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रही हैं, कॉलेज की छवि बिगड़ रही है। इस बात पर खूब हुड़दंग हुआ। क्लासेज बंद करके 2 दिन लड़कियों का प्रवेश बंद कर दिया गया। बाहर रहकर भी उन सभी ने काफ़ी हुड़दंग मचाया, सभी लड़कियों ने, जिससे अगस्त में 3rd ईयर क्लासेज खोलना पड़ा। तभी देश को यह बड़ी खबर मिली, खुशी मिली कि भारत स्वतंत्र हो गया है। इससे सभी लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी खुशी इसमें भाग लिया। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि स्वतंत्रता और जन आंदोलन पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, स्त्रियों को भी बढ़ चढ़कर बराबर का भागीदार होना चाहिए। इसे पढ़कर लड़कियों और स्त्रियों को भी संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा, यह संदेश मिलता है कि सत्य और स्वतंत्रता के मार्ग में हमारे बड़े बुजुर्ग और प्रियजन भी बाधा बन सकते हैं। हमें उनसे संघर्ष को टालते हुए स्वतंत्रता की राह नहीं छोड़नी चाहिए। तीसरा संदेश यह मिलता है कि हम चाहकर भी अपनी परंपराओं, पूर्वजों और अतीत से नहीं कट सकते। वे किसी न किसी प्रकार हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो अब आप सब समझ गए हैं इस पाठ को। आप प्रश्न उत्तर अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को लिखना, जवाब देना आ जाएगा। अब आप इस पाठ को समझें। धन्यवाद।